Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान की नई टेस्ट सीरीज आज से ही आरंभ की है। मॉडल पेपर फर्स्ट आज आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए मित्रों, अब रीट भर्ती को देखते हुए रोजाना 30 प्रश्नों के 2 टेस्ट अलग अलग सब्जेक्ट के लेकर आपके लिए मैं लेकर आऊँगा। आज साइकोलॉजी का ये पहला टेस्ट है, संस्कृत का भी पहला टेस्ट मैंने इसके बाद कुछ देर बाद मैं अपलोड कर दूंगा, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो इसी प्रकार से रोजाना संपूर्ण सिलेबस से आपके 30 प्रश्न रोजाना देखने को मिलेंगे, जैसा कि आपके एग्जाम में आते हैं। तो मित्रों, लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए ये उपयोगी है। और यहाँ पर आप टारगेट रखिए कि आप 25 क्वेश्चन सही कर दो, तो आपके बिल्कुल मैं गारंटी देता हूँ साथियों, अगर आप ईमानदारी से 25 क्वेश्चन सही करते हो तो मतलब वास्तव में आप मेरिट के लायक हो मित्रों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके प्रथम प्रश्न आता है साथियों। देखिए प्रथम प्रश्न क्या है। अंग्रेजी भाषा में ई मूवर का अर्थ है उत्तेजित करना, हलचल करना, उथल पुथल उत्पन्न करना और उपरोक्त सभी। तो साथियों आराम से सोच समझकर आंसर दीजिएगा। देखिए ये जो पेपर बनाया है ये मैंने जो बीएसटीसी में बुक्स चलती है, जो बीएड में बुक्स चलती है, उनमें से अधिकतर क्वेश्चन उठाए हैं साथियों। तो इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा उपरोक्त सभी। आपका चौथा विकल्प इसमें सही है, क्योंकि देखिए आरबीएससी भी वहाँ से क्वेश्चन उठा सकती है, इसलिए मैं हर संभव जहाँ से हो सकता है वहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बनाकर लेके आऊँगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। आपका सेकंड प्रश्न है, कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है। आवश्यकताएं, रटंत स्मृति, अंतर्नोद और प्रोत्साहन। एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखना है आपको, क्योंकि एक एक प्रश्न के जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे प्रश्नों की क्वालिटी बहुत ही उच्चतर होने वाली है साथियों। तो बताए राइट आंसर कौन सा अभिप्रेरणा का इसमें घटक नहीं है। साथियों राइट आंसर है रटंत स्मृति। ये कोई अभिप्रेरणा का घटक नहीं है। बाकी अभिप्रेरणा के 3 घटक यहाँ पर दे रखे हैं। कौन कौन से दे रखे हैं? आवश्यकता है, अंतर्नोद है, प्रोत्साहन है। लेकिन रटंत स्मृति ये अभिप्रेरणा का घटक नहीं होता है, इसलिए आपका राइट आंसर भी कौन सा रहेगा साथियों? रटंत स्मृति। दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखेंगे साथियों। आपके तीसरा क्वेश्चन है, बालक में श्रम के प्रति रुचि एवं लगाव किसके प्रभाव से उत्पन्न होता है? जिज्ञासा के प्रभाव से, वातावरण के प्रभाव से, सहपाठियों के प्रभाव से और उपरोक्त सभी। देखिए जब तक आपका रीट का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक बिल्कुल आपका साथ चाहिए साथियों, और बिल्कुल आप लगातार एग्जाम तक जुड़ के रहिए, ऑटोमेटिक आपको एग्जाम में फायदा मिलेगा साथियों। राइट आंसर बताइए प्रश्न नंबर 3 में इसका सही आंसर क्या रहेगा। प्रश्न क्या है, श्रम के प्रति रुचि एवं लगाव किसके प्रभाव से उत्पन्न होता है बालक में? साथियों देखिए बालक कोई भी कार्य करता है तो उसके प्रति रुचि भी आएगा, लगाव भी। ये जिसके कारण होता है साथियों, राइट आंसर है वातावरण के प्रभाव से। दूसरा विकल्प इसका सही है। देखिए आपके माइंड में हो सकता है चौथा विकल्प आ रहा हो कि इसका चौथा विकल्प सही है, लेकिन साथियों ये क्वेश्चन बीएसटीसी की बुक्स में जो बच्चे और बचपन नामक बुक्स चलती है उस बुक्स में से मैंने उठाया है, और यहाँ पर इसका सेकंड विकल्प सही माना गया है। फिर भी आप कमेंट करके जरूर जाए इस प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 4 आता है आपके, प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अभ्यास है, प्रेरणा है, लक्ष्य है और सृजनात्मकता है। देखिए प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत आप सभी ने पढ़ रखा होगा, थॉर्नडाइक वाला। तो उसमें किस पर ज़्यादा फोकस किया है? अभ्यास पर। इसलिए आपका प्रथम विकल्प, अभ्यास का नियम भी उन्होंने दे रखा है, इसलिए आपका प्रथम विकल्प सही है साथियों, प्रश्न नंबर 4 में अभ्यास वाला। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 5। मित्रों नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 आता है आपके, एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में प्रमुख स्थान दिया है अहम को, इदम को, परम अहम को और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये अहम, इदम, परम अहम ये तो सिगमंड फ्रायड ने बताए हैं, लेकिन यहाँ पर तो क्वेश्चन किसका है? एरिक्सन का पूछ लिया, तो मतलब ज़्यादा कुछ किया नहीं, इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ घुमा दिया। तो यहाँ पर आपको फिर राइट आंसर बताना है साथियों। इसका जो राइट आंसर है
प्रश्न नंबर 5 में, वो रहेगा इसका प्रथम विकल्प। मित्रों, अगर एरिक्सन की पूछे कि एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में किसे प्रमुख स्थान दिया और वहां पर इड ईगो सुपर ईगो की बात कर दी जाए, तो वहां पर जो आपका ईगो वाला ऑप्शन रहेगा, अहम वाला, वही आपका सही आंसर रहेगा। अतः यहाँ पर प्रथम विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। मित्रों, छठा प्रश्न है, भारतीय चिकित्सकों के अनुसार व्यक्तित्व के 3 अवयव पित्त, वात और कफ हैं। व्यक्तित्व का यह वर्गीकरण कहलाता है घटना क्रिया शास्त्र सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, शीलगुण सिद्धांत और मनोविश्लेषण सिद्धांत। बिल्कुल ईमानदारी से 30 क्वेश्चन आपको करना है। ईमानदारी मतलब यूं है कि ऐसा नहीं है कि मन मर्जी से मान लिया कि हाँ कि नहीं यार मैं तो यही लगाने वाला था लेकिन ये मान लिया, ऐसा नहीं। एक निश्चित आंसर आपका होना चाहिए जो एग्जाम में आप गोला भरते हो ना, उसी तरह से। तो साथियों, इसका राइट आंसर है प्रकार सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है ये? प्रकार सिद्धांत। देखिए, प्रकार सिद्धांत का मतलब होता है, 2 प्रकार के सिद्धांत है, एक तो शील गुण के सिद्धांत है और एक प्रकार सिद्धांत है। तो जो पित्त है, वात है और कफ है, ये प्रकार सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तित्व के अंतर्गत, व्यक्तित्व के जो सिद्धांत है उनको 2 भागों में बांटा है, एक तो शील गुण वाले और एक प्रकार वाले। तो यहाँ पर जो ये चिकित्सकों ने, भारतीय चिकित्सकों ने जो वर्गीकरण किया है, ये प्रकार सिद्धांतों के अंतर्गत आ जाता है साथियों। अतः यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 6 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। एरिक्सन के अनुसार सन्निष्ठा विपरीत आशाहीनता किस अवस्था से संबंधित है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, परिपक्वता और किशोरावस्था। तो देखिए, सन्निष्ठा और आशाहीनता, सन्निष्ठा विपरीत आशाहीनता, ये किस अवस्था से संबंधित है? अब ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आज आपके लिए लेकर आया हूं साथियों कि आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, जबकि ये क्वेश्चन आपकी ही बुक्स में से लिए हैं, मैंने कहीं और से नहीं लिए हैं। लेकिन अपन क्या उन चीज़ों को ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, अपने को ध्यान से कि यार अपने को ये पता नहीं होता है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है, तो उनको अपन ज़्यादा ध्यान रखते नहीं है। यहाँ पर ये प्रश्न वापस आपका दिमाग घुमा देगा साथियों। इसका राइट आंसर है परिपक्वता। देखिए, परिपक्वता के बारे में इन्होंने बताया है सन्निष्ठा विपरीत आशाहीनता। तीसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 7 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। 8वां क्वेश्चन है आपके, टोरेंस के सृजनात्मकता मापन के परीक्षणों में निम्न में से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? सामान्य वस्तुओं का असामान्य उपयोग, एक लंबी कविता को याद करना, चित्र निर्माण करना और पूछो और अनुमान लगाओ। तो जो टोरेंस ने सृजनात्मकता का जो मापन के लिए जो परीक्षण दिया था, उनमें से कौन सा कार्य यहाँ पर सृजनात्मकता के लिए सही नहीं है साथियों? मित्रों देखिए, चित्र निर्माण करना, पूछो और अनुमान लगाना, सामान्य वस्तुओं का असामान्य उपयोग करना, ये तो सृजनात्मकता के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन एक लंबी कविता को याद करना, ये तो रटने वाली बात हो गई, इसलिए ये सृजनात्मकता के अंतर्गत नहीं आएगी और यही आपका क्या रहेगा? राइट आंसर। अतः आपका सेकंड विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 2। यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 में दूसरा विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। पियाजे ने शिशु आयु से विद्यालय आयु को क्या कहा है? आत्मकेंद्रितता, परतंत्रता, स्वायत्तता और संक्रमण। शिशु आयु से विद्यालय आयु को किस नाम से जाना जाता है पियाजे के अनुसार आपको बताना है यहाँ पर। मित्रों, प्रश्न नंबर 9 मैंने ऐसे ही नहीं लिखा था कि 30 में से 25 करके बताओ। 30 में से 25 करोगे कैसे? क्वेश्चन भी तो देखो, कमेंट करके जाना जो 25 कर दे साथियों, जरूर कमेंट करें जो 25 सही आंसर बता दे। तो यहाँ पर इसको कहा जाता है साथियों आत्मकेंद्रितता। क्या कहा जाता है इसको? आत्मकेंद्रितता। कि शिशु आयु से लेकर और विद्यालय आयु तक की जो अवस्था होती है उसको पियाजे ने आत्मकेंद्रितता नाम दिया है। अतः आपका प्रथम विकल्प यहाँ पर सही है प्रश्न नंबर 9 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 देखेंगे मित्रों। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? वुडवर्थ, स्किनर, सिमंस और पावलोव। तो साथियों राइट आंसर बताइए। उपरोक्त जो कथन है शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में, ये किसने कहा है? मित्रों राइट आंसर है उपरोक्त कथन स्किनर, B.F. स्किनर है। यहाँ पर ब्रूस हस फ्रेडरिक स्किनर के द्वारा उपरोक्त कथन कहा गया है। अतः आपका सेकंड विकल्प सही है प्रश्न नंबर 10 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। छात्र की कमजोरियों, छात्र की क्षमताओं, छात्र की कुशलताओं का ज्ञान कराने का सर्वोत्तम तरीका है
अधिगम, मूल्यांकन, शिक्षण और पृष्ठपोषण। तो देखिए आपको कमजोरियों का भी पता होना चाहिए, क्षमता कितनी है छात्र में कौन कौन सी कुशलता है, इन सभी चीजों का ज्ञान सिर्फ और सिर्फ होता है आपके मूल्यांकन से। किससे होता है साथियों? इन सभी चीजों का ज्ञान मूल्यांकन से होता है, क्योंकि मित्रों मूल्यांकन के अंतर्गत ये सभी चीजें आ जाती है। अतः आपका सेकंड विकल्प यहाँ सही है प्रश्न संख्या 11 में। नेक्स्ट प्रश्न 12 देखेंगे मित्रों। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का, सामाजिक विकास का और संवेगात्मक विकास का। तो देखिए ब्रिजेज का नाम किस में चलता है, मैं इस क्वेश्चन को पहले करा चुका हूं। ब्रिजेज का नाम चलता है साथियों संवेगात्मक विकास में, और यहाँ उत्तेजना भी किसका भाग है साथियों? संवेग का। तो इसलिए आपका संवेगात्मक विकास वाला जो ऑप्शन है चौथा विकल्प वो इस क्वेश्चन में सही है। चौथा विकल्प सही है साथियों प्रश्न 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 मित्रों, 13वां क्वेश्चन मूल्यांकन से संबंधित है वापिस। किसी छात्र की उत्तर पुस्तिका की बार बार जांच करने पर भी उसके मूल्यांकन में अंतर नहीं आता है, कि कॉपी को बार बार चेक किया जा रहा है फिर भी उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है, तो मूल्यांकन की इस विशेषता को क्या कहेंगे? विश्वसनीयता, वैधता, व्यापकता और वस्तुनिष्ठता। देखिए किसी छात्र की उत्तर पुस्तिका बार बार चेक की जा रही है फिर भी कोई अंतर नहीं आ रहा है, तो उसको कहा जाता है विश्वसनीयता। मूल्यांकन की ये विशेषता क्या कहलाती है मित्रों? विश्वसनीयता कहलाती है। यहां पर आपका प्रथम विकल्प सही है 13वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं मित्रों। 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम का निर्मितवादी विचार नहीं है? विकल्प है अधिगम एक सक्रिय अर्थ निर्माण प्रक्रिया है, नया अधिगम अधिगमकर्ता के पूर्व अधिगम पर आधारित होता है, अधिगम सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सुगम होता है, और अधिगम वैसा का वैसा संप्रत्यात्मक स्कीमा है। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, अधिगम के बारे में निर्मितवादी विचार। तो देखिए मित्रों यहाँ पर 3 तो हमको बिल्कुल सही लग रहे हैं कि भाई एक सक्रिय अर्थ निर्माण की प्रक्रिया ये है, जो नया कुछ सीखते हैं वो हमारे पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है, सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं तो अधिगम सरल सुगम हो जाता है, लेकिन अधिगम क्या हमेशा वैसा का वैसा संप्रत्यात्मक स्कीमा रहता है, उसमें क्या कभी कोई बदलाव नहीं आता है? तो आपका आंसर रहेगा आता है बिल्कुल। तो ये निर्मितवादी विचार नहीं है, अतः आपका चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 14 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं साथियों। पाठ्यचर्या को इस नाम से भी जाना जाता है, शिक्षा क्रम, पाठ्यक्रम, पाठ्य वस्तु और सभी। देखिए एक होती है आपके पाठ्यक्रम और एक होती है पाठ्यचर्या। तो पाठ्यक्रम को तो हम बोलते हैं सिलेबस, जो आपका सिलेबस है वो तो आपके पाठ्यक्रम होता है, और एक होती है पाठ्यचर्या जिसको कहा जाता है इंग्लिश में करिकुलम। क्या कहा जाता है साथियों? करिकुलम के नाम से उसको जाना जाता है। तो ये जो करिकुलम है पाठ्यचर्या, इसको आप शिक्षा क्रम भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? शिक्षा क्रम भी। यहां पर आपका प्रथम विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 15 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। देखिए 16वां क्वेश्चन क्या है, पावलोव के प्रयोग में कुत्ता केवल मांस प्रदाता के पास सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, किंतु इसमें पहले भी अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षण के कदमों की आवाज सुनता है तो इस संवृत्ति को क्या कहा जाएगा? विलोपन, बिना शर्त प्रोत्साहन, अनुकूलित उत्तेजना और तत्परता। देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, पावलोव का सिद्धांत सभी ने पढ़ रखा होगा। पावलोव के सिद्धांत में क्या होता है कि जो मछली का टुकड़ा होता है उसको देख करके कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है, बिना खाए देख करके ही लार आ जाती है। लेकिन जब इसके पूर्व की जो स्थिति होती है कि जो मछली लाने वाला व्यक्ति होता है उसके कदमों की जो आवाज आती है उसको देखकर ही यदि वो जो आवाज सुनता है और फिर भी उसके लार आ जाती है तो उसको क्या कहेंगे? तो मित्रों उसको कहा जाता है अनुकूलित उत्तेजना। तीसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 16 में। बिल्कुल इसको विशेष तौर पे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 आता है, जेंडर आधारित सामाजिकरण की प्रमुख प्रक्रिया है पुरुष प्रधान समाज, नारी सम्मान का अभाव, संघर्ष शक्ति का अभाव और उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्या पूछ रहे हैं आपसे, जेंडर आधारित सामाजिकरण की प्रक्रिया। जेंडर आधारित वहां पर जहां पर जेंडर का विशेष ध्यान दिया जाता है, तो इसमें पुरुष प्रधान समाज भी होता है, नारी सम्मान का अभाव भी होता है, संघर्ष शक्ति का अभाव होता है। मतलब यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी वाला जो विकल्प है वो सही है प्रश्न नंबर 17 में।
नेक्स्ट प्रश्न 18 देखेंगे साथियों। 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? असत्य कथन आपका चयन है, आपको चयन करना है जो कथन आपको असत्य लगता है। विकल्प है, अधिगम सार्वभौमिक है, अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय या अवलोकनीय होता है, अधिगम का परिणाम व्यवहारगत परिवर्तन होता है, व्यवहार में परिवर्तन, और अधिगम समायोजन है। देखिए, अधिगम के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा है तो बिल्कुल साथियों, अधिगम सार्वभौमिक मतलब सभी जगह पाया जाता है, अधिगम के कारण व्यवहार में परिवर्तन होता है, अधिगम समायोजन भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय या अवलोकनीय है कि किसी चीज का प्रेक्षण करो या अवलोकन करो तभी अधिगम होता है। किसी चीज को आप करके भी तो सीखते हो, तो क्या वो प्रेक्षणीय अधिगम कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। मतलब आपका यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है। ये कथन क्या है साथियों? गलत है, प्रश्न 18 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, स्थूल गामक कौशलों के विकास की अवस्था होती है। देखिए, दो प्रकार के गामक कौशल होते हैं, एक तो होते हैं स्थूल गामक कौशल और एक होते हैं सूक्ष्म पेशीय कौशल। तो जो स्थूल गामक कौशल है उनके विकास की अवस्था पूछी है, 1 से 2 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, 4 से 5 वर्ष और 8 से 10 वर्ष। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये, इसको आपको नोटबुक में नोट कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन को बनाने में, एक एक क्वेश्चन को बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी मुझे पता है आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हो, मुझे अच्छी तरह से इस चीज़ का नॉलेज है साथियों। यहाँ पर देखिए, नुकसान आपके है और आपका सही आंसर यहाँ पर है 4 से 5 वर्ष का जो समय होता है ये स्थूल गामक कौशलों के विकास की अवस्था होती है। जब बालक कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष से लेकर 5 वर्ष। ये क्वेश्चन भी मैंने आपके बीएड और बीएसटीसी की जो बुक्स है उसी में से लिया है साथियों। प्रश्न 19 में आपका तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 देखेंगे मित्रों, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है, इसे कहेंगे प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, सापेक्षता का नियम और कल्पना का। तो देखिए, कल्पना जैसी कोई चीज होती ही नहीं है यहाँ पर थार्नडाइक के नियमों में। अब आप किसी चीज को सीख रहे हो प्रतिक्रिया की और आप उस चीज से संतुष्ट हो तो उसको कहा जाता है प्रभाव या परिणाम का नियम। इसके दो उपभेद है साथियों, संतोष और असंतोष का नियम। प्रथम विकल्प आपका सही है। यहाँ पर मैं एक बात और आपको बता दूं मित्रों, अगर किसी प्रश्न पर वास्तव में आपको डाउट हो तो बिल्कुल आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना मित्रों, क्योंकि देखिए मैं संडे को इसकी जो कंफ्यूजन सॉल्यूशन क्लास लाने वाला हूं, जितने भी टेस्ट ले रहा हूं चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हैं, सभी सब्जेक्टों की 1-1.5 घंटे की कंफ्यूजन सॉल्यूशन क्लास आपके आ जाएगी साथियों। तो आपका यहाँ पर प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, एक बालक चित्र के स्थान पर वक्र रेखाएं खींचता है, उसका यह कौशल है स्थूल गामक कौशल, सूक्ष्म गामक कौशल, 1 व 2 दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो बालक क्या कर रहा है? यहाँ पर वक्र रेखाएं खींच रहा है, तो इसको आप स्थूल गामक कौशल में शामिल नहीं कर सकते, इसको आपको सूक्ष्म गामक कौशल में ही रखना पड़ेगा। जैसे आप पेन से किसी चीज को लिख रहे हो तो ये भी सूक्ष्म गामक कौशल है। आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, कहीं चढ़ रहे हो पेड़ों पर, वो स्थूल गामक कौशल में आ जाता है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है प्रश्न 21 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 है साथियों, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, अधिगम की यह परिभाषा किसने दी है? स्किनर ने, गिलफोर्ड ने, कोलविन ने और वुडवर्थ ने। तो व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही सीखना है, उपरोक्त परिभाषा देने वाले थे यहाँ पर स्किनर। कौन थे साथियों? स्किनर। प्रथम विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 22 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 देखेंगे, किस प्रकार के अधिगम में अंग संचालन की आवश्यकता होती है? संज्ञानात्मक अधिगम, संवेदनात्मक अधिगम, गामक अधिगम और उपरोक्त सभी। तो देखिए, संज्ञानात्मक अधिगम में तो अंग संचालन कहाँ, यहाँ तो माइंड से काम करते हैं। संवेदनात्मक में हम भाव से काम लेते हैं, लेकिन जो गामक अधिगम होता है, जैसे आप गामक मतलब सूक्ष्म भी हो सकता है और स्थूल भी हो सकता है, जैसे लिखना, दौड़ना, बैठना, चढ़ना, पढ़ना, मतलब जिनमें आपके जो अंग है शारीरिक वो काम ले तो वो कहलाएगा गामक अधिगम। मतलब आपका तीसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न 23 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, परिवर्तन श्रृंखला की वह व्यवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाती है, यह परिभाषा किसने दी है? विकास के संदर्भ में परिभाषा है
कि बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, उसमें जो परिवर्तन होते हैं उसको ही विकास कहते हैं। मुनरो ने, ड्रेवर ने, हरलोक ने और स्किनर ने। तो साथियों देखिए प्रश्न नंबर 24 की जो परिभाषा है इसको देने वाले थे मुनरो। कौन थे साथियों? मुनरो। प्रथम विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 24 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे चलते हैं मित्रों। बाल विकास का सबसे सटीक और अच्छा विश्लेषण किसने किया है? फ्रायड ने, एडलर ने, जुंग ने और उपरोक्त सभी ने। तो साथियों राइट आंसर बताना है प्रश्न नंबर 25 में। यहाँ पर उपरोक्त जो सभी वाला विकल्प है, उपरोक्त सभी, इन सभी ने सटीक और अच्छा विश्लेषण किया है, तभी तो इनका नाम साइकोलॉजी में चलता है साथियों, सभी का नाम चलता है। अतः आपका चौथा विकल्प सही है प्रश्न 25 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 पे आते हैं मित्रों। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 32। तो देखिए शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किसमें किया गया है? RT 2009 आपने अच्छी तरह से पढ़ी होगी, वहां पर अनुच्छेद 21A 21K को आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा, जिसमें शिक्षा के अधिकार बताए गए हैं। अतः आपका यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न 26 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। निम्न में से कौन सा क्रेचमर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व के शरीर रचना सिद्धांत के वर्गीकरण का एक प्रकार है? दुर्बल, लंबाकृति, गोलाकृति और आयताकृति। देखिए क्रेचमर ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है उसमें कौन सा यहाँ पर प्रकार बताया है शरीर रचना सिद्धांत में? तो साथियों देखिए लंबाकृति, आयताकृति, गोलाकृति, ये तीनों यहाँ पर नहीं बताए हैं, इन्होंने बताया है दुर्बल। प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 27 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 देखेंगे साथियों। 28वां प्रश्न है। एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया कि हाउस का बहुवचन हाउसेज होता है, तो यह उदाहरण किस प्रकार के अधिगम का स्थानांतरण का उदाहरण है? देखिए प्रश्न क्या था ये कि एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया कि हाउस का बहुवचन हाउसेज है और माउस का बहुवचन बालक ने कर दिया उस आधार पर माउसेज। क्या कर दिया? माउसेज। अध्यापक ने तो बताया था कि हाउस का हाउसेज होता है और बच्चे ने क्या कर दिया? माउस का माउसेज। तो इसको कौन सा अधिगम कहेंगे? शून्य स्थानांतरण, द्विपार्श्व स्थानांतरण, धनात्मक स्थानांतरण और ऋणात्मक स्थानांतरण। मित्रों इसको कहा जाएगा ऋणात्मक स्थानांतरण। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाउस का हाउसेज कर दिया तो यहाँ पर बालक ने माउस का माउसेज कर दिया, तो ये तो गलत हो गया ना, मतलब नेगेटिव है ये, इसलिए ये ऋणात्मक स्थानांतरण के अंतर्गत आ जाएगा। चौथा विकल्प सही है प्रश्न 28 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 है साथियों। व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की यह प्रवृत्ति जिसके द्वारा उसकी जीवन शैली, व्यवहार, तौर तरीकों, विचारों और भावनाओं का अवलोकन किया जाता है कहलाती है? प्रश्नावली, वैयक्तिक अध्ययन, निर्धारण, मापने और प्रक्षेपण। देखिए यहाँ पर क्या क्या किया जा रहा है? उसकी जीवन शैली, उसका व्यवहार कैसा है, उसके तौर तरीके कैसे हैं, उसके विचार कैसे हैं, उसकी भावनाएं कैसे हैं, तो ये सभी चीजें वैयक्तिक अध्ययन के अंतर्गत आ जाती है। पर्सनली एक के ऊपर अध्ययन करना, इसलिए आपका सेकंड विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 29 में। और आज का अंतिम प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, लेकिन कंफ्यूजन है तो कमेंट करके जाए और ये भी कमेंट करें कि क्या आप वास्तव में ईमानदारी से 25 क्वेश्चन इसमें कर सके हो। अगर हाँ तो जरूर बता कर जाए साथियों। देखिए आपका एक जो लाइक है, वीडियो को लाइक करना, वो हमें मोटिवेट करता है, वो हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। जैसे आपके रीट की भर्ती है ना, अभी कह दे कि 50 साल बाद रीट की भर्ती होगी तो कोई तैयारी करेगा क्या? नहीं करेगा। लेकिन आपको पता है कि फरवरी में एग्जाम होगा तो आप सभी बिल्कुल अपने पूरे जोर के साथ तैयारी कर रहे हो, तो ये मोटिवेशन है। इसे हमें भी मोटिवेशन मिलता है साथियों आपके सब्सक्राइबर से, आपके लाइक से। प्रश्न नंबर 30वां देखेंगे साथियों। निम्न में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? विकास आनुवंशिकी का परिणाम है, विकास एक यादृच्छिक प्रारूप द्वारा होता है, विकास एक संचयी प्रक्रिया है और विकास के विभिन्न पक्ष पृथक होते हैं। तो मित्रों देखिए विकास के बारे में क्या सही है? तो मित्रों देखिए विकास सिर्फ क्या आनुवंशिकी के कारण होता है? वातावरण का कोई योगदान नहीं होता है क्या? तो साथियों ये बिल्कुल होता है, इसलिए ये कथन तो गलत है। विकास एक यादृच्छिक मतलब अचानक। क्या विकास अचानक हो जाता है? नहीं होता है साथियों, तो ये भी कथन गलत है।
एक है विकास के विभिन्न पक्ष पृथक होते, पृथक मतलब अलग अलग, कि सभी पक्ष अलग अलग होते हैं क्या, नहीं, ये इनका आपस में जरूर कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है, तो ये भी गलत है मित्रों। विकास एक संचयी प्रक्रिया है, मतलब विकास आपके जो पूर्व अनुभव है उनके संचय का परिणाम है, इसलिए आपका यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है। तो साथियों ये आज के 30 क्वेश्चन थे। संस्कृत का पेपर भी जरूर देखें अगर आपके लैंग्वेज फर्स्ट या सेकंड संस्कृत है तो, क्योंकि उसके भी पूरे 30 ही क्वेश्चन है साथियों, और बिल्कुल आपको एग्जाम के लेवल के अनुसार वो 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों वीडियो को पूरा देखने के लिए। आशा है आपका जो कीमती समय आपने दिया है इस वीडियो को देखने के लिए वो जरूर आपके काम आएगा साथियों भविष्य में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।